हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर आप लोग सीटेट 2022 की परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपके सीटेट 2022 में वो सारे सवाल लिए गए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में कई कई बार पूछे गए हैं। तो हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक करिएगा और वीडियो को पूरा सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने स्कोर कितना किया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया, 60 से 70% सवाल आपने अगर हल कर लिए, तो आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, ये मान के आप चल सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। किसी के कमेंट ना लिए जाएं तो आप लोग परेशान ना होइएगा, सीधे ध्यान दीजिएगा। आपके पास 1.5 महीने का समय बचा है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी परीक्षा जरूरी है। तो आप लोग अपने सवालों को ज्यादा से ज्यादा हल करिए और ध्यानपूर्वक हल करिए और चीजों को समझते हुए चलिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको जरूर दबा दीजिएगा। अभी ना दबाइए, क्लास पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आती है, चीजें समझ में आती हैं तो ही दबाइएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर ही दी होंगी। अब सीधे सवालों पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा। क्या कह रहा है? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे इस बारे में कि प्रशिक्षण और अनुभव क्या है। प्रशिक्षण यानी कि आप ट्रेनिंग जो होती है आपकी, और अनुभव आपका एक्सपीरियंस, यानी जो ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आप ट्रेनिंग करके आए हैं, बीटीसी या बीएड की ट्रेनिंग करके ही आए हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि आप ट्रेन टीचर हैं। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। एक पॉइंट आपका ये बन गया कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है। लेकिन ये कथन किसने कहा, ये महत्वपूर्ण है। तो ये बताइएगा। आपके पास चार ऑप्शन है, गेट्स, कॉल्विन, सीई स्किनर या प्रेसी। तो इस बारे में याद रखिएगा, सीटेट में आपके जब भी सवाल आए और आपको लगे कि आपको आंसर नहीं मालूम, तो आपको गिट्स नजर आता है तो आपको क्या करना है, गिट्स वाले पे टिक मार देना है जब आप तुक्का लगा रहे हो। नहीं तो ध्यान रखिएगा, तुक्का ज्यादा ना लगाइएगा। लेकिन अगर माइनस मार्किंग नहीं होती, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जब ना आ रहा हो तो गिट्स की तरफ आप जा सकते हैं। तो जो इस प्रश्न का जवाब होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, जो बच्चा है वो सीखना शुरू करता है कब? जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। देखिए, कह रहा है कि जो बच्चा है वो सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। अरे प्रवेश से पहले क्या वो नहीं सीखा होता कुछ भी? ऐसा कहना गलत है कि विद्यालय में प्रवेश दिलाने के बाद ही वो सीखता है, ये पूरी तरीके से कथन गलत है। जब वह बोलना शुरू कर दे, यानी कि जब वो बोलना शुरू कर देता है तो वह सीखना शुरू कर देता है। जब वह घर के बाहर निकलता है या अपने जन्म से ही, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, घर के बाहर निकलता है, ये भी कहना गलत होगा। तो आपके पास बी और डी, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो जब ये जन्म दिया हो तो आपको सीधा टिक मारना है जन्म पे। अगर जन्म न दिया हो तो आप कह सकते हैं कि जब वह बोलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका जन्म दिया हुआ है तो आपको आंसर क्या करना है? डी नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जन्म से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्षमता के विकास का दूसरा क्या नाम है? जो आपकी कैपेसिटी है। जैसे कि क्रिकेट में कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर बहुत महान है, वो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है? अच्छी क्रिकेट खेलना, ये उनके अंदर कैपेसिटी थी। लेकिन इसकी अगर हम दूसरी बात करें, वो कैसे खेल रहे थे, वो कैसे ऐसे अच्छी क्रिकेट खेलने लगे, तो उनने क्या किया? कौशल डेवलप किया। यानी उनका दूसरा जो नाम होगा क्षमता का, वो होता है कौशल। अनुभव नहीं, परिपक्वता नहीं, शारीरिक विकास नहीं, क्या होगा? वो होगा उसका कौशल। यानी कि जो क्षमता है उसका दूसरा नाम क्या है? कौशल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौशल विकास उसको बोलते हैं, क्षमता के विकास के दूसरे नाम को। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। जो मनोविज्ञान दोस्तों है आपकी, उसने शिक्षा को बना दिया। कैसा बनाया? देखिएगा, पाठ केंद्रित कभी भी नहीं करना है, इसके खिलाफ है एनसीएफ। ये कहता है पूरी तरीके से जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो न तो टीचर केंद्र में है न तो पाठ केंद्र में है। क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, पाठ केंद्रित नजर आए हटा हटा दीजिए, शिक्षक केंद्रित नजर आए तुरंत हटा दीजिए।
आपको विषय केंद्रित की बात करें तो भी हटा दीजिए। न तो हमें विषय केंद्रित करना है, न तो हमें पाठ को केंद्रित में रखना है, न तो शिक्षक को केंद्र में रखना है। हमें केवल ये बात याद रखनी है कि बच्चा कहाँ पे है, और जहाँ पे बच्चा है वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो जो आज की शिक्षा है दोस्तों, वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी कि बच्चा जो है वो सेंटर में रहता है, केंद्र में रहता है। यानी कि बच्चे को ध्यान में रख के ही चीजें की जाती हैं, ना कि टीचर अपने मन से कुछ करता है। यानी कि जो बच्चा चाहता है उसी के अनुसार शिक्षक को चीजों को करना होता है। तो ये बात याद रखना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बाल केंद्रित, इसका राइट आंसर। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राय वर्ण के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? राय वर्ण के अनुसार। ये पॉइंट देखिएगा, राय वर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। राय वर्ण के अनुसार देखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए, बच्चा तो हमने क्या कहा, होना ही चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली में बच्चे का होना अनिवार्य ही है। तो यहाँ पे बच्चा नजर आ रहा है, शिक्षक नजर आ रहा है, ये होगा। ये पूछ क्या रहा है? नकारात्मक। यहाँ पे भी बच्चा है, यहाँ पे समाज है, तो ये भी होगा। यहाँ पे शिक्षक और विषय केवल नजर आ रहा है, बच्चा नजर ही नहीं आ रहा हमें, तो बच्चा नजर नहीं आ रहा तो ये गलत हुआ। यहाँ पे विषय है और बच्चा भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बच्चा 3 में है, 1 में बच्चा ही नहीं है, बच्चा गायब हुआ। जब बच्चा गायब हुआ तो बच्चा गायब हुआ, तो मान लीजिए कि आपका आंसर गलत हुआ। बच्चे को आपको गायब करना ही नहीं है, तो क्या आंसर हम करेंगे? सीधा हमने देखा कि तीसरा आंसर इसका राइट हो जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं भी समझ आया तो आप एलिमिनेट करना सीख लीजिए, तो आप सही आंसर कर लेंगे। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा शिक्षक और विषय के संबंध में यह सम्मिलित नहीं है, राय वर्ण के 3 संबंधों में। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम का प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? भैया लर्निंग होती क्यों है? ये लर्निंग, ये अधिगम क्यों होता है? इसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो अधिगम होता है वो होता क्यों है? अधिगम क्यों किया जाता है? क्यों महत्वपूर्ण है अधिगम? अधिगम आप पढ़ क्यों रहे हैं? ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? बताइए क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि आप कुछ सीखें, आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आए, इसीलिए तो इस वीडियो को देख रहे हैं। और कोई कारण है देखने का? कोई और कारण तो है नहीं। रोजगार तो सेकेंडरी होता है, सबसे पहले शिक्षा जो है उसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि व्यवहार बिहेवियर में परिवर्तन लाया जाए। बच्चे को एक कोरा स्लेट होती है, बच्चा एक कोरा स्लेट होता है। किसने कहा था? कमेंट में बताइएगा। बच्चा एक कोरी स्लेट है, ये किसने कहा था? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका जवाब हम कमेंट में पिन करेंगे। आप लोग जब सही जवाब देंगे देखते हैं। तो कोरा कागज है, अब उसको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो क्या होगा? ये व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य ही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन आपको यहां नजर आ रहा होगा कि बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम का प्रतिफल। या लर्निंग का जो रिजल्ट अंत में आता है वो यही आएगा कि जो बच्चा है उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आप ला पाए। अब यहाँ पर कह रहा है शिक्षण विधियों में परिवर्तन। टीचर को शिक्षण विधियों में परिवर्तन तब लाना होता जब क्वेश्चन आपका ये कहता कि जो बच्चा है उसको पढ़ाई करने में, सीखने में दिक्कत महसूस हो रही है, दिक्कत का सामना कर रहा है। जब ऐसी बात आपको नजर आती तब हम कहते कि हाँ, हमें शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करना चाहिए एक टीचर को। ऐसा तो कह नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है? हटा दिया। कह रहा है पाठ का परिमार्जन करने के लिए। भैया पाठ का परिमार्जन थोड़ी न करना है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब आपका सिंपल सा ए नंबर था। उम्मीद है आपको मजा आ रही होगी। तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया तो जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा। और क्लासें पाने के लिए आपको क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में भी आपको नजर आ रहा होगा। उसके अलावा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिख जाएगा, वहां से जाके लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। और भी क्लासों के लिए जो भी क्लासें होंगी, जो भी वीडियोज होंगे, सीटेट से जुड़े हुए जो भी चीजें होंगी वो आपको वहां पे मिलती रहेंगी, तो आप जुड़ जाइएगा। ध्यान रखिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर सभी साथी एक बार दबा दें। उम्मीद है आप लोग दबा देंगे। ढेर सारे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आप कैसी तैयारी आपकी चल रही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे हैं सीटेट को लेकर, हम किसी को डिनाई नहीं कर रहे। आप यहाँ पे अपनी तैयारी प्रैक्टिस जरूर जान सकते हैं। पूरा पेपर जरूर हल किया करिए जो यहाँ कराया जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? क्या कह रहा है? किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो आपको मालूम है स्टेनली हॉल एक थे मनोवैज्ञानिक, वो क्या कहते थे कि बच्चा जो है किशोर जब होता है तो किशोरावस्था कैसी होती है? तनाव व तूफान की अवस्था होती है। यानी किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है? बहुत ज्यादा उसका जो मन है विचलित रहता है। तो कह रहा है शारीरिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल उसका जो शरीर होता है उसमें वृद्धि होती है, विकास भी होता है। उसके अलावा व्यवहार में स्थिरता, यहाँ पे कह रहा है स्थिर रहता है व्यवहार, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, उथल पुथल रहती है ना बच्चे के जीवन में, तो स्थिरता कहाँ से आ गई, ये तो हो नहीं सकता। कह रहा है अस्थिरता की समस्या रहती है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल उथल पुथल रहती है, अस्थिर रहता है बच्चा, बिल्कुल जवाब सही कह रहा है ये। संवेगात्मक की समस्या यानी मानसिक रूप से वो परेशान, या कह सकते हैं कि उसके मन में अनेकों विचार आती रहती हैं, तो समस्या जो है उसके अंदर बनी रहती है संवेगात्मक रूप से, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया था, नकारात्मक के पक्ष में। जब ये भी आपको नजर आए नाट के संदर्भ में, तो ये जरूर याद रखिएगा कि नाट के संदर्भ में अगर आप पेपर हल कर रहे हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि आपको आंसर भी नाट के संदर्भ में देना है। तो आपको वहां पे 3 जवाब सही मिलेंगे और 1 गलत मिलेगा, जो गलत होगा वही सही होगा इसका। तो यहाँ पे गलत है दूसरा, और जो दूसरा गलत है इसका सही आंसर भी दूसरा ही होगा। अगला चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, बताइएगा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है दोस्तों, कैसे करता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, कैसे करता है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल बात सही कह रहा है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, शिक्षक को, जो टीचर होता है, वो मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है आप लोगों को? एक टीचर को मनोविज्ञान पढ़ाने की जरूरत क्या होती है पढ़ने की, तभी पढ़ाने जाने से पहले, क्योंकि बच्चों के जो उनके विचार होते हैं, बच्चा सोचता कैसे है, छोटे में होता है जो बच्चा, वो सोचता कैसे है, ये आपको मालूम होगा, तभी आप उसके आधार पे। नहीं तो क्या होता है कि जो आप टीचर बन के गए और आपने क्या किया, सीधा अपने जो विचार हैं वो थोपना शुरू कर देंगे, बच्चे के समझ में नहीं आएंगे। तो हमें बच्चा बन के सोचना है, बच्चे को पढ़ाते हुए, वही यहाँ पर करना है हमें। तो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बात सही कह रहा है। जो बच्चा उसके स्वभाव में व्यवहार को जानने के लिए भी, बिल्कुल अभी हमने बात बताई कि व्यवहार उसका कैसा है, ये आपको पता होगा, तभी आप शिक्षण अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो बिल्कुल ये बात भी सही है। बच्चों का चरित्र भी निर्माण किया जाता है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक को बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। तो इसका जो जवाब होगा फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो दोस्तों सभी लोग बताइएगा जवाब हो जाएगा डी किया सभी ने, बहुत बढ़िया जवाब है, बिल्कुल। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? पहली बात तो वस्तुनिष्ठ का मतलब आप यहाँ पे कई चीजों से ले सकते हैं। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये क्यों लिए जाते हैं, आपकी कैसी तैयारी रही उसको जानने के लिए, पहले समझिएगा, इसको समझ लो, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है। दूसरा होता है ट्रू एंड फॉल्स वाला सवाल, यानी सही गलत वाले जो सवाल होते हैं वो भी इसी में आते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो हम कह सकते हैं गलत सही वाले ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप जो भी कह सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन किसमें आते हैं, वस्तुनिष्ठ में। और ये कह रहा है इसमें विधि नहीं है। तो देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा प्रयोगात्मक विधि, इसमें हमें क्या करना है, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एमसीक्यू कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, किया जा सकता है। उपचारात्मक विधि, इसमें भी हम कर सकते हैं। जब बच्चे को हमने शिक्षा दी और हमें समस्या समझ में आई, कैसे पता करी समस्या, हमने कोई सवाल दिया, बच्चे ने नहीं हल किया, तो हमने ये जानने का प्रयास किया टीचर ने कि ये बच्चे को दिक्कत कहाँ हो रही है। उस सवालों के माध्यम से तो जान पाएगा टीचर, तो कुछ ना कुछ देगा जरूर। तो बिल्कुल यहाँ पर भी होगा। या फिर कह रहा है आत्मनिरीक्षण, तो दोस्तों आत्मनिरीक्षण जब कर रहे होगे, सेल्फ जब अपना स्वयं का जांच की जाती है, जब कोई करता है, तो उसमें कोई क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना कोई करता है, सामने वाला किसी को जवाब नहीं देने होते हैं, खुद से जवाब सवाल किए जाते हैं। तो आत्मनिरीक्षण जो होता है वो वस्तुनिष्ठ से बाहर रखा गया है, इससे वस्तुनिष्ठ विधि से इसको बाहर रखा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से इसको बाहर रखा गया है। ये तो गलत हुआ। निरीक्षण विधि में क्या करेंगे, बिल्कुल जब किसी का निरीक्षण किया जा रहा होगा तो भी हमें क्या करना है, चीजें रखनी होंगी। तो यहाँ पे जो जवाब है सी नंबर, या कह सकते हैं तीसरा जो जवाब है आत्मनिरीक्षण विधि, ये नहीं होगी वस्तुनिष्ठ विधि, ये बात याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा तीसरा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? सही है, पलायन लोग करते हैं, भय के कारण पलायन कर जाते हैं, बिल्कुल कोई ना कोई डर होता है, तो बिल्कुल ये बात तो कह रहा है नहीं खाती है, तो ये तो बात जवाब सही कह रहा है। संवेदना और आश्चर्य, ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। संवेदना है, आश्चर्य करेगा कोई संवेदना में? तो जब किसी को संवेदना व्यक्त की जाती है तो कोई आश्चर्य थोड़ी ना करता उस वक्त। युद्ध और क्रोध, बिल्कुल सही है, क्योंकि युद्ध करते वक्त क्रोध हो सकता है, ये एक दूसरे के आपस में संबंध है इनका, बिल्कुल सही है। जो अप्रीता यानी कोई पसंद नहीं है तो घृणा करोगे उससे, बिल्कुल बात सही है, ये भी एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन आपको संवेदना और आश्चर्य दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो बिल्कुल आपने इसको सही तरीके से पहचान ही लिया होगा। सभी का जवाब भी बी नंबर है, तो बिल्कुल इसका जो जवाब होगा दूसरा, संवेदना और आश्चर्य, बिल्कुल।
संवेद जो सामान्यता सुख देते हैं, जो संवेग हैं आपके समानता सुख देते हैं, किसमें? करुणा में, एकीपन में, भूख में या आत्माभिमान में? बताइएगा, कब सुख देते हैं? जो संवेद हैं आपके वो कभी देंगे जब स्वयं में वो चीजें कर रहे होंगे आप, तब देंगे। करुणा के वक्त थोड़ी ना कोई सुख मिलेगा आपको। अकेलापन जब महसूस हो रहा होगा तब थोड़ी ना सुख आपको मिल रहा होगा। भूख जब आपको लग रही होगी तब आपको सुख थोड़ी ना मिल रहा होगा। आत्माभिमान, जब स्वयं का आत्म अभिमान होगा, स्वयं की चीजें जब सही तरीके से काम करेंगी, जब खुद पे आप पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे और आपके अंदर किसी बाहरी तत्व का प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, तभी तो आप सुख महसूस करेंगे। अगर आप बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं तो आपको सुख हो कहाँ सकता है? आप परेशान रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? तो वही चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सा 4 नंबर होगा ना। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार आया है केवल, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका जो जवाब होगा वो होगा आदर। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? वो आदर होगा। बाकी आपके क्रोध, पशु या निवास स्थान ये नहीं होंगे। तो इसका जो जवाब सिंपल सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। कोई दुखी व्यक्ति है, उसको सहानुभूति के कोई 2 शब्द कह दो कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, आगे परेशान मत हो। कहेंगे ना, आप कहते ही होंगे। 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है, क्या होगा? बताइएगा। सक्रिय सहानुभूति या निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त देखिए, इसको हम कहेंगे, ये देखिए उस वक्त आप सक्रिय होकर थोड़ी ना सहानुभूति कर रहे हैं। एक निष्क्रिय सहानुभूति है, क्योंकि आप सहानुभूति देते ही निष्क्रियता के रूप में हैं। कैसे देते हैं? निष्क्रियता के रूप में। तो ये बात आपको मालूम है कि जब किसी को सहानुभूति दे रहे होते हैं, तो आप क्या दिल से उस समय जो दे रहे होते हैं, बातें कह रहे होते हैं, वो उस केवल कुछ क्षण ही के लिए कहते हैं कि हाँ इसको क्या हो जाए, आराम मिल जाए। सक्रिय सहानुभूति नहीं होती वो कि हाँ चलिए वो परमानेंट मोटिवेशन बना रहेगा, नहीं होता। वो निष्क्रिय सहानुभूति यानी कुछ समय के लिए रहेगा, क्षणिक रहेगा। तो जवाब इसका जो होगा सिंपल सा बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? कोई व्यक्ति है, उसके विकास के संबंध में इनमें से सही क्या नहीं है? और ये जो नाट वाले शब्द दोस्तों आते हैं ना, ये आपके सवाल ज्यादातर गलत कराते हैं, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा। अब कह रहा है ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है जो विकास है, या ये बात एकदम सही है कि जो विकास से क्या होता है, ऊम से टूम या गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। बिल्कुल ये बात सही। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो वृद्धि होती है वो विकास का ही एक हिस्सा होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले जब सवाल लाएंगे तो हम आपको बताएंगे वृद्धि और विकास के बारे में, परेशान मत होइए। तो क्या होगा? ये भी सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या उपरोक्त सभी? दोस्तों परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो ये कहना कि देखा और मापा जा सकता है, तो देखा तो जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, वृद्धि तो आप माप लेंगे, वृद्धि को डेवलपमेंट, और जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, जो वृद्धि है आपकी उसका तो मापन हो जाएगा। विकास को आप कैसे माप पाएंगे? क्या पता आपको कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन कम है? क्या विकास दिखेगा क्या कि इसको विकास हुआ है? हम ये तो मापने से ना अगर संदर्भ में ना लें, तो हम देखने के संदर्भ में ले सकते हैं। एक दूसरे के अगर उल्टा किया जाए तो देखिएगा विकास किसका कितना हुआ, देख के थोड़ी ना पता चलेगा। कोई व्यक्ति है, उसका मानसिक आप जान पाएंगे बहुत ही सुंदर नहीं है व्यक्ति, बहुत ही कुरूप व्यक्ति है, और उसके ज्ञान, उसके अंदर पूरे वेद हैं या पूरी जितने भी ग्रंथ होते हैं वो सारे रटे हुए हैं, उसको सारी चीजें आती हैं। लेकिन आप शकल से थोड़ी ना बता पाएंगे देख के कि हाँ कि उसमें ये चीजें हैं, नहीं बता पाएंगे ना। हम कह सकते हैं देख के नहीं बता सकते इस चीज को, तो बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा। और मापा भी नहीं जा सकता, वृद्धि और विकास में दोनों चीजों को एक साथ मापा जा सकता है, तो ये कहना पूरी तरीके से गलत बात है। तो तीसरा इसका जवाब सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि गलत है। अब आ गया आपका स्टेनली हाल। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन पहला या दूसरा नंबर करा रहे थे, तो हमने बताया था किशोरावस्था वाला एक सवाल था, और हमने बताया था कि किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे के जीवन में उथल पुथल होती रहती है। अब इनका कथन बहुत आता है पेपर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कथन पूछा जाता है कि स्टेनली हाल के अनुसार जो किशोर अवस्था होती कैसी होती है। तो किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। ये देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा। कैसी होती है? तनाव व तूफान, इतना याद रखिएगा। तनाव व तूफान, हम टीटी कहते हैं इसको। तनाव व तूफान की जो अवस्था होती है वो क्या होती है आपकी? तनाव व तूफान की जो अवस्था होती है दोस्तों, होती है आपकी किशोरावस्था। हम इसको टीटी कहते हैं। स्टेनली हाल को टीटी, इन्होंने टीटी दिया था, यानी तनाव व तूफान आप कह सकते हैं हिंदी
वर्जन की जगह इंग्लिश में। तो तनाव और तूफान की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। ये किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था। तो जवाब आपको मिल गया होगा, बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अब निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन वही होगा, अब विकल्प में थोड़ा परिवर्तन। तो भैया शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व इसमें, या फिर तीव्र समायोजन। देखिए समूह का महत्व होता है लेकिन तीव्र समायोजन नहीं होता, क्योंकि बच्चा इसमें एक दूसरे से खोया खोया, खुद में खोया खोया ज्यादा रहता है। तो यानी कि तीव्र समायोजन नहीं कर पाता किसी चीज को, वो उथल पुथल ज्यादा उसके अंदर जीवन में रहती है। ये बात याद रखिएगा, उथल पुथल वाला जीवन होता है, संघर्ष वाला जीवन होता है किशोरावस्था, तनाव तूफान वाला जीवन होता है किशोरावस्था। तो समायोजन नहीं कर पाता किसी चीज में, उथल पुथल उसके दिमाग में मची रहती है, किसी चीज को बहुत जल्दी वो सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते किशोर जो बच्चे होते हैं। ये बात याद रखना है आपको। तो चौथा इसका जो विकल्प है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था नहीं के संदर्भ में, और यही जवाब जो है गलत है, बाकी सभी सही जवाब थे। तो चलिए आगे देखें। अब थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति है, आप पढ़ रहे हैं और आप थके हुए हैं और या तो बीमार हैं, तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। जो थकावट है और जो बीमारी है जैसे कारक मुख्य रूप से किसको प्रभावित करेंगे? संवेग को, बच्चे के शारीरिक विकास को, या बच्चे की संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। यहाँ पे देखिएगा बीमार जो है ना, संवेगात्मक नहीं होगा। यहाँ पे कोई कोई संवेगात्मक लगा रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा। क्या होगा? बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। कब? जब थकावट और बीमारी जैसे कारक उसके अंदर मुख्य रूप से प्रभावी होंगे, तो बच्चे का जो शरीर है फिजिकल रूप से वो क्या होगा? आपको कमजोर नजर आएगा, और वो क्या होगा? मेंटली भी कमजोर होगा। यानी कई चीजें उसके अंदर प्रभावी रूप से रहेंगी। मेंटल भी उसका कमजोर होगा, क्योंकि जब वो बीमार है, थका थका है, तो चीजों को सही तरीके से सीख नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जब चीजें काम नहीं कर रही होंगी शरीर की, तो मन नहीं लगेगा उसको चीजें सीखने में। क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। इसका सही जवाब याद रखेंगे। आगे देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो। कह रहा सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीखना होता है वो विकास की प्रक्रिया है, और ये कहा किसने था? वुडवर्थ ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, मॉर्गन ने कहा था, या फिर क्रॉनबेक ने कहा था? तो ये क्रॉनबेक और मॉर्गन आपके सीटेट के पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा ये दोनों विकल्प नजर आए तो आप एलिमिनेट करिएगा। अब थॉर्नडाइक और वुडवर्थ के बारे में जब बात आएगी तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, और ये वुडवर्थ ने कही थी। ये बात को याद रखेंगे, किसने कही थी? ये बात वुडवर्थ द्वारा कही गई थी कि जो सीखना है वो विकास की प्रक्रिया होती है। ये कथन था वुडवर्थ साहब का। तो चलिए इसका जवाब ये हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना विकास बिना, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो सीखना है ना आपकी, उसके संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, सीखना कुछ नया करना है, बिल्कुल बात सही है। जब सीख रहे होते हो तो कुछ नया ही तो सीख रहे होते हो ना हर बार। सीखना अनुभव का संगठन होता है, बिल्कुल आप सीख रहे हो, अनुभव प्राप्त हो रहा है, वो क्या होगा? इकट्ठा हो रहा है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, या सीखने में असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, ये भी सही बात है। अब यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। कुछ लोग चौथा मार रहे होंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये कहना गलत है। क्योंकि सीखा इस आप पर ही उद्देश्य है आपका कि आपको नौकरी लेनी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। आप कुछ भी सीखेंगे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है कि सीखना जो है उद्देश्य के लिए होता है, ना कि बिना उद्देश्य के। तो क्या जवाब होगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? सी। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? बताओ थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, कमेंट में बताओ सभी लोग। थॉर्नडाइक साहब ने कितने नियम दिए थे, एक कमेंट में आप लोग बताइएगा। अभी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? उपयोग का नियम। देखिएगा थॉर्नडाइक अभ्यास का नियम, आत्मसातीकरण का, तो देखिएगा अभ्यास का नियम उन्होंने दिया है, उपयोग का कोई नियम नहीं दिया, आत्मसातीकरण का कोई नियम नहीं दिया, या मनोवृत्ति का कोई नियम इन्होंने दिया ही नहीं है। उनके जो 3 नियम है वो कमेंट में एक बार बताइएगा।
अभ्यास का नियम यहाँ पे दिया हुआ है, आपने आंसर कर भी दिया है, तो इसका जो जवाब होगा बी नंबर। सभी नियम कमेंट में लिख दीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा सभी लोग कमेंट में करिएगा, सारे नियम लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अब देखो यहाँ पर भी नहीं के संदर्भ में ये सवाल इतने ज्यादा आते हैं नॉट वाले कि आप लोगों के पेपर में यही आपके माइनस नंबर कम करवा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रेरणा का भाव। तो भैया ये अवरोधक कैसे हो सकता है? ये तो बात सही कह रहा है, ये तो धनात्मक है। जीवन से जोड़ना धनात्मक है। अधिगम की जो परिस्थिति होती है ये क्या होगा? ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस संदर्भ में कह रहा है कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, तो अधिगम की जो परिस्थिति है ये अवरोधक नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और ये तो आपका जवाब होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो जवाब हो जाएगा सिंपल सा सी नंबर हो जाएगा। जो अधिगम की परिस्थिति है, यानी कि परिस्थिति जो है, बच्चा कहीं पर भी कहते नहीं लैंप में भी पढ़ के और बल्ब में भी पढ़ के, हर परिस्थिति में पढ़ के बच्चा कुछ भी बन सकता है। तो अधिगम की जो परिस्थिति है वो अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती बच्चे के सीखने में, ये बात है। हाँ, कुछ समय के लिए डिस्टर्ब जरूर कर सकती है, हमेशा के लिए अवरोध उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखेंगे। तो जवाब इसका क्या है? सी नंबर इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब क्या है? अधिगम परिस्थिति। चलिए अगला। अब कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? अब देखो किस इकाई में, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ईबीएस में पूछ लेते हैं कभी कभी। किसमें? ईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करिए ईबीएस में। अभी देखिएगा कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? देखिएगा उसको बोलते हैं सीपीयू। किसमें होती है गणना? सीपीयू। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई इसको बोला जाता है। तो जवाब इसका सिंपल सा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम कह सकते हैं इंग्लिश में। जवाब तो सी हो जाएगा। इंग्लिश की तरफ जाइएगा तो जरूर चेक कीजिएगा। चलिए तीसरा सही इसका जवाब है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? गतिविधि सहायक, देखिए नाटक में गतिविधि होगी, बात सही कह रहा है। प्रदर्शन आप कर रहे हैं तो भी गतिविधि कर रहे हैं, और जब घूम रहे हैं तो भी गतिविधि हो रही है, यानी कि आप गतिविधि कर रहे हैं ना कुछ शारीरिक रूप से आप कार्य कर रहे होते हैं, शरीर आपका वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब ओवरहेड प्रोजेक्टर लगा होता है वहां पे कहाँ पे काम होता है? कोई गतिविधि होती है क्या? नहीं होती। ये जवाब गलत हुआ। और इसने पूछा क्या था? नहीं के संदर्भ में, यानी ये कह रहा था कि नहीं है। नॉट के संदर्भ में जब सवाल आपको नजर आए तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें से एलिमिनेट करने वक्त कि कौन सा जवाब इसमें गलत है। और पहला गलत है, जो गलत है वही इसका जवाब होगा ए नंबर। क्या होगा? ए इसका सिंपल सा जवाब होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखो। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का के प्रकार हैं। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं। जो कक्षा कक्ष है, संप्रेषण के प्रकार कैसे होते हैं? देखिए शब्द के रूप में भी प्रयोग होते हैं और अशब्द के रूप में, अशाब्दिक भी होते हैं और शाब्दिक, यानी संकेत से भी क्या होता है? संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन। इस जब कोई अगली सीट पे बच्चा बैठा है और कोई पिछली सीट पे बैठा है तो क्या होता है, वो बिना बोले भी हाथ दिखा के अगर देख रहे हैं तो इशारे इशारे में बातें कर लेते हैं। तो अशाब्दिक रूप से, शाब्दिक रूप से चिल्ला के जो नाम हो उसका वो नाम लेके बुलाएंगे। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, क्योंकि पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों सही है। शाब्दिक रूप से भी होता है और अशाब्दिक रूप से भी कंप्रेशन संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। चलिए आगे। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। जो अनुदेशन है उसका प्रणाली जो उपागम है क्या है? शिक्षक केंद्रित। देखिए पहली बात तो हमने कितनी बार बताया, शिक्षक केंद्रित है ही नहीं। अब ये अनुदेशन का प्रणाली उपागम पूछ रहा है ये। अब यहाँ पे कुछ लोग बाल केंद्रित मार के आएंगे। ये अनुदेशन का जब प्रणाली उपागम पूछे आपसे, तो वहां पे अनुदेशन का प्रणाली उपागम यानी कि अनुदेशन क्यों किया जाता है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो कोई प्रॉब्लम होती है उस पर ध्यान दिया जाता है अनुदेशन में। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है? सीधे समस्या पे केंद्रित होगा ये जवाब। तो समस्या केंद्रित जो जवाब होगा डी नंबर, सिंपल सा हो जाएगा। समस्या केंद्रित होता है अनुदेशन का प्रणाली उपागम, ठीक है ना। चलो आगे। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। जो समूह विधि है उसके द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद की प्रतियोगिता। तो बात सही कह रहा है। समूह का मतलब वाद विवाद होगा, बिल्कुल। कार्यशाला यानी कार्यशाला में कई सारे लोग होंगे, बिल्कुल यहाँ पे भी समूह बनेगा। विचार गोष्ठी जब होती है तो भी समूह बन रहा होता है। तो बिल्कुल ये तीनों जवाब सही है, तो यानी कि इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। क्योंकि जब समूह होगा तो वहां पे वाद विवाद भी हो सकता है, कार्यशाला विधि भी हो सकती है, या विचार गोष्ठी भी कर सकते हैं, और भी कार्यक्रम होते हैं समूह में। तो बिल्कुल इसका जो जवाब सिंपल सा हो जाएगा डी नंबर, सही जवाब है, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, बताओ। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। समायोजन के संदर्भ में यह संतुलन प्रदान करता है। देखिए, समायोजन में संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है, तो समस्या का समाधान नहीं करता है। समायोजन के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं ये नहीं करेगा आंसर। पहला कह रहा है संतुलन प्रदान करता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और हम बात करें यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत कह रहा है, बल्कि ये निरंतर चलती है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, बिल्कुल ये बात भी सही कह रहा है। तो इसका जो जवाब होगा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा नकारात्मक था। अगर ये धनात्मक पूछता तो हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा, चार तीनों विकल्प सही थे, इसके उपयुक्त सभी जाता आंसर इसका। तो ये पूछ क्या रहा है, नकारात्मक, तो आपको चुनना है, क्योंकि जो समायोजन होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, न कि कह रहा है नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, तीसरा सिंपल सा जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के जो कारक हैं उनमें से एक बताओ कौन सा है। सामाजिक परिवेश। देखिए, अधिगम को जो प्रभावित करते हैं पर्यावरण के कारण पूछ रहा है, ये पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपका समाज आता है, क्या आता है, समाज आता है। थकावट, मानसिक स्तर, या इनमें से कोई नहीं आता। जब पर्यावरण की जब बात आएगी तो समाज सर्वोपरि हो जाएगा। समाज में आपके विद्यालय भी हो, अगर यहाँ पे दिया होता, समाज ना दिया होता तो भी हो जाता, यानी कि ये चीजें हो जाती हैं। परिवार अगर दिया होता तो भी हो जाता। ये अगर पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक कारक पूछता तो पर्यावरण में आपका समाज भी होता है, परिवार भी होता है, लेकिन थकावट, मानसिक स्तर, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये इससे बाहर हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी सामाजिक जो परिवेश है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, बताओ। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो ये लक्षण क्या है, सहनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए। आपको सीटेट की परीक्षा इस बार क्रैक करनी है, आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास इस बात को लेकर है, हमें सीटेट इस बार क्लियर करना है, सीटेट 2022 क्लियर करना है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और लाइक का बटन नहीं दबाया तो सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, कोई पैसा नहीं लगता है, रेड कलर का दबा दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो कि सीटेट की और भी वीडियोज होंगी जो कि सिलेबस से जुड़ी हुई रिलेटेड, वो सारी आपको मिलती रहे टाइम टाइम पे। तो चलिए, सहनशीलता, आत्मविश्वास होगा, संवेगात्मक परिपक्वता होगी इसके अंदर, बिल्कुल सही कह रहा है। तो हमारे पास जवाब क्या हो जाएगा, सभी सही है इसके, तो सिंपल सा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तो सभी, यानी जो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे फिर नकारात्मक आ गया। संदर्भ क्या है, नॉट के संदर्भ में ये पूछ रहा है, नॉट के संदर्भ में, तो बताओ गलत क्या है। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ऐसा कहना गलत है। ये बात गलत कह रहा है कि केवल शिक्षक द्वारा ही किया जाता है क्या, माता पिता समाज हर जगह से ज्ञान का क्या करते हैं, ज्ञान जो है उसका संचरण जो होता है वो हर जगह से होता है, माता पिता से होता है, परिवार से होता है, समाज से होता है, हर जगह से होता है। केवल शिक्षक द्वारा कहना गलत हो जाएगा। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, बात सही कह रहा है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, ये बात भी सही कह रहा है। लेकिन कह रहा है केवल शिक्षक द्वारा, ये बात गलत कह रहा है, क्योंकि ये इसमें क्या किया, इसने एक पक्ष को दिखाया, बाकी सारे पक्ष हटा दिए, इसलिए ये जवाब गलत हुआ। जो जवाब गलत है वही आंसर होगा, क्योंकि इसका जवाब ही इसने पूछा था गलत के संदर्भ में, तो पहला हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। जल्द ही आपको 3-3 4-4 वीडियोज के माध्यम से सारे पुराने वर्ष के जो पेपर हैं वो सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे, और आपकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस भरपूर करा दी जाएगी, कि आप एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने किया था। तो आप लोग इसके लिए बस आप लोगों का इतना सहयोग चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया हो अभी तक तो शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको चैट बॉक्स में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं अगर अभी तक ना जुड़े हो, क्योंकि जो भी वीडियोज होंगी वहां पे लिंक उसका शेयर कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वहां पे भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जुड़ सकते हैं। और भी कोई चीजें आपको परेशान कर रही हो सीटेट से जुड़ी हुई तो कमेंट करिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपके जवाब दिए जाएं, क्योंकि ये आप लोगों का ही परिवार है। क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल हैं वहां पे लोग आते हैं, उनका काम क्या है, वो लोग पढ़ाते हैं चले जाते हैं, वो ना तो कमेंट पढ़ने का उनके पास वक्त है, ना तो आपके सवाल जवाब के का वक्त है उनके पास। हाँ, आप जाकर उनको देखें, और जहाँ पे भीड़ होती है लोग वहां पे जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जहाँ पे भीड़ हो वहीं पे हर चीजें अच्छी मिलती हों। अगर ऐसा होता तो हर वर्ष बहुत सारे बच्चे फेल ना होते। यानी कि अगर हम कहें तो 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे ही सीटेट में ना फेल हो जाएं, अगर वो
उन वीडियोज को देखकर आपको लगता है कि वो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं तो हाँ उन्हीं से पढ़ के हम पास हो जाएंगे, ऐसा होता तो सीटेट सभी क्वालिफाई कर जाते। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपको सही दिशा और सही तरीके से आपकी मनोदशा का होना जरूरी है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पसंद किया होगा आप लोगों ने। चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर आपको अगली वीडियोज के माध्यम से जल्द मिलते हैं और भी बेहतरीन सवालों के साथ। बुद्धि वाला चैप्टर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, उसके बारे में हम आपको जल्द ही अगले वीडियोज के माध्यम से आपको उस क्वेश्चनों को भी करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।